वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में अपन निर्देशांक रूपांतरण का जिक्र किया था। सबसे पहले अपन पढ़ा था कि स्थानांतरिय निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि स्थानांतरिय निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण दो निर्देश तंत्र लिए थे, एस व एस डैश। एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस निर्देश तंत्र से आर नोट दूरी पर स्थिर रखा हुआ था। और फिर अपन ने देखा था कि एक ही घटना के लिए दोनों निर्देश तंत्रों में भिन्न भिन्न समीकरण आए और फिर अपन ने आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर नोट लिखा था। यानी एक ही घटना के लिए दो अलग अलग निर्देश तंत्रों में लिए गए प्रेक्षण अलग अलग मिले और फिर उनमें जो संबंध स्थापित किया उसे ही रूपांतरण समीकरण कहा गया। तो आज अपन उससे आगे पढ़ते हैं। आज ये पढ़ेंगे कि एक समान आपेक्षिक स्थानांतरिय गतिशील निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण। वहां तो दूसरा निर्देश तंत्र है वो स्थिर था, यहाँ क्या है? एक समान आपेक्षिक स्थानांतरिय गतिशील निर्देश तंत्र। यानी एक निर्देश तंत्र है वो तो स्थिर है, दूसरा निर्देश तंत्र है वो पहले के सापेक्ष एक समान वेग से गतिशील है। जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से क्लियर हो रहा है कि एक समान आपेक्षिक स्थानांतरिय गतिशील निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतरण। आओ कैसे है देखते हैं। एक निर्देश तंत्र मैंने ले लिया, एस है। अच्छे से समझना, आप हर एक चीज को अच्छे से समझना, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक निर्देश तंत्र मैंने एस लिया जिनमें एक्स वाई एंड जेड तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जेड तीन एक्सिस हैं और वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे और यहाँ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। क्लियर? ये है वो अपना मूल बिंदु, ओरिजिन जिसको कहा जाता है। दूसरा निर्देश तंत्र मैंने लिया एस डैश। ये वाला मेरा है एस डैश निर्देश तंत्र। सेम इसमें ही अपने को एक्सिस बताने हैं, एक्स डैश, ये वाई डैश और ये जेड डैश और इसका ओरिजिन है वो ओ डैश है। क्लियर? इतना आपको समझ में आया? कुछ नहीं किया, मैंने दो निर्देश तंत्र लिए हैं, बस एक एस लिया है और एक एस डैश लिया है। जहां अपने को टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग ही चलना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले वाला निर्देश तंत्र है, पीछे वाले में पढ़ा था अपन ने स्थानांतरिय निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। यहाँ है एक समान आपेक्षिक स्थानांतरिय गतिशील निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। यानी वहां तो ये वाला निर्देश तंत्र है वो इसके सापेक्ष स्थिर था, गति नहीं कर रहा था। यहाँ है वो एक समान वेग v से गति कर रहा है। ये एस डैश निर्देश तंत्र है वो इसके सापेक्ष एक समान वेग v से गति कर रहा है। ठीक, तो ये गति कर रहा है, एक समान वेग से ही चल रहा है, आगे चल रहा है ऐसे ऐसे। तो इसके जो एक्सिस हैं वो तो इसकी एक्सिस के समांतर ही रहेंगे। एक्स डैश है वो थोड़ा आगे चल जाएगा तो भी इसके समांतर ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो होगा। फिर यहाँ अपने को स्वयं वही करना है। कोई कण पी लिया मैंने, पीछे वाले में भी किया था अपन ने। कोई पार्टिकल पी है जिसके लिए अपने को यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में अपने को पढ़ना है कि उसकी स्थिति की इक्वेशन कैसी आएगी, वेग की कैसी आएगी और त्वरण की कैसी आएगी। यानी उसकी पोजीशन और वेलोसिटी है वो, एक्सीलरेशन है वो किस टाइप से चेंज हो रहे हैं वो अपने को देखना है। तो मैंने यहाँ कोई कण पी लिया, कोई बिंदु पी लिया जिस पर अपना कण है। तो इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस पी के निर्देशांक है वो एक्स वाई एंड जेड है। ठीक, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई एंड जेड हैं एंड एस डैश के सापेक्ष एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश है। ठीक है, तो इस पी की स्थिति इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बताएं तो मूल बिंदु ओ को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा से दी जाती है, जिसको अपन स्थिति सदिश बोलते हैं। और इस एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष मैंने इस बिंदु P का स्थिति सदिश है वो वेक्टर R से प्रदर्शित किया। ठीक, सिमिलर इस एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष भी जहां इस बिंदु P का स्थिति सदिश है वो मैंने
आर डैश से प्रदर्शित किया, ये डैश वाला निर्देश तंत्र है तो इसकी स्थिति सदिश को भी डैश से दिखाया है। समझ में आया यहां तक? अब क्या करना है कि अपना जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो इस एस के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रहा है। नियत वेग v से गति कर रहा है, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, उसकी स्थिति भी परिवर्तित होगी। वो पहले मान लो कि यहाँ था, फिर यहाँ आगे और खिसक गया, फिर आगे और खिसक गया। टाइम t इक्वल टू 0 की बात करें, टाइम t इक्वल टू 0 पर वो वाला निर्देश तंत्र है वो गतिशील नहीं था। t इक्वल टू 0 पर ये वाला निर्देश तंत्र जस्ट इसके ऊपर ही था। s और s डैश है वो दोनों एक ही जगह थे, संपाती थे। ठीक, t इक्वल टू 0 पर ये गति नहीं कर रहा था, यानी s डैश निर्देश तंत्र है वो इस s निर्देश तंत्र के ऊपर ही बैठा था और ये इसके संपाती था। मान सकते हैं कि एक दूसरे के मतलब चिपके हुए थे हैं निर्देश तंत्र, गति नहीं कर रहा था। तब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये एक समान वेग से गति कर रहा है, यानी आगे की ओर विस्थापित हो रहा है। तो यहाँ अपने को इसका विस्थापन चाहिए, तो किसी समय t पर उसका विस्थापन निकाले तो क्या मिलेगा? वेग है वहां v और समय अपन बात करें किसी समय t पर कितना भी हो, 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड जो भी है, उसको अपन टाइम t लिख लिया और वो नियत वेग v से गति कर रहा है। अब उस निर्देश तंत्र का अपने को चाहिए विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है भाई? वेग इंटू समय। विस्थापन वेग इंटू समय ही तो होता है। वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, या प्रति एकांश में विस्थापन है वो वेग है। तो विस्थापन चाहिए तो वेक्टर v इंटू टी होगा। मान लिया उस विस्थापन को अपन ने r नोट वेक्टर से डिनोट किया, r नोट वेक्टर से लिखा इस विस्थापन को, तो r नोट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई? v इंटू टी। क्लियर? तो ये यहाँ से किसी टाइम t पर अपन ने माना कि ये कितना विस्थापित है, वो r नोट वेक्टर विस्थापित है और r नोट वेक्टर की वैल्यू है वो v इंटू टी है। इज दैट क्लियर? अभी तक मैंने जो बताया वो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आओ अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अब वही आपको त्रिभुज का सदिश नियम लगाना है कि जो जो सदिश हैं वो एक ही दिशा में आ रहे हैं उनको तो ऐड कर लो, और जो उनके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसको सबट्रैक्ट करके लिख लो, और टोटल उनका सम है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, तो जो जो सदिश है वो स्वयं दिशा में कौन सा आ रहा है? ये r नोट वेक्टर है वो इस दिशा में आया, ये r डैश वेक्टर है वो इस दिशा में आया। सेम वही करना है जो पीछे किया था। और ये r वेक्टर है वो इनके अपोजिट आ रहा है, यानी ये इस डायरेक्शन में जाएंगे ऐसे घूम के, तो ये वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ r नोट वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर माइनस वेक्टर r इक्वल टू 0 लिख लेना त्रिभुज के सदिश नियम से। ठीक, अब अपने को r डैश की वैल्यू चाहिए। s निर्देश तंत्र में तो अपन ने उस कण p की स्थिति को वेक्टर r से लिख दिया, और s डैश में निकालना है तो यानी r डैश की वैल्यू चाहिए अपने को। तो r डैश इक्वल टू क्या मिला? ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और r नोट है वो नेगेटिव हो जाएगा। पीछे अपन ने लिखा था उसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे लेना और इसको 2 दे लो। r नोट की वैल्यू आई थी वहां v इंटू टी, विस्थापन है वो वेग इंटू समय का गुणनफल था। ठीक है, r डैश इक्वल टू r माइनस v इंटू टी। ये आई है अपनी स्थिति की समीकरण। r डैश की वैल्यू r की फॉर्म में लिखी है। कब लिखी? जब अपना निर्देश तंत्र s डैश है वो निर्देश तंत्र s के सापेक्ष नियत वेग v से गति कर रहा है, तो r डैश की वैल्यू है वेक्टर r माइनस v इंटू टी मिली। ये v है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेग है, नियत वेग है, जहां v इक्वल टू है नियत वेग, जिससे निर्देश तंत्र अपना s डैश है वो इस s के सापेक्ष गति कर रहा है। तो यहाँ स्थिति में अपन ने देखा कि टाइम आ रहा है, टाइम की टर्म आ रही है ना, तो ये वाला समीकरण है वो समय आश्रित स्थिति का समीकरण कहलाता है। क्लियर? समय आश्रित स्थिति का रूपांतरण समीकरण है। आप लिख लेना टाइम डिपेंडेंट पोजीशन इक्वेशन है ये, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर?
अब अपने को वेग का समीकरण चाहिए, तो स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी इसका एक बार समय के सापेक्ष अवकलन कर लें। तो वेग का रूपांतरण समीकरण, वेग का रूपांतरण समीकरण, इसके लिए अपने को इसका अवकलन करना होगा। तो dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt माइनस ये वाला वेग कांस्टेंट है, नियत वेग लिखा है यहाँ, नियत वेग है तो एक बार यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इन दोनों का अवकलन करेंगे। तो ये वाला तो कांस्टेंट है तो इसको तो एज इट इज रख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा, और इस t का अवकलन करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वेक्टर v, इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको वेक्टर v यहाँ आ जाएगा, फिर इसको v नोट से लिख लेते हैं, v नोट, यहाँ भी आप v नोट कर लेना, पीछे इक्वेशन थी वहां भी v नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ 2 v आ जाएंगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। v डैश इक्वल टू वेक्टर v माइनस v नोट, ये है वेग का रूपांतरण समीकरण। क्लियर? इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, 2 नहीं। ये अपने को मिली वेग का रूपांतरण समीकरण, और फिर त्वरण का रूपांतरण समीकरण चाहिए तो इसका एक बार अवकलन और कर लो। तो dv डैश अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt माइनस इसका अवकलन तो क्या होगा, 0 आएगा, कांस्टेंट है ये तो अपने को मिला a डैश इक्वल टू a, ये आ गया त्वरण का रूपांतरण समीकरण। क्लियर? अब अपन ने यहाँ जब निर्देश तंत्र s डैश है वो नियत वेग v नोट से s के सापेक्ष गति कर रहा था, तब इस पार्टिकल p, पार्टिकल है वो p पे है जिसके निर्देशांक x y z s में है एंड x डैश y डैश z डैश s डैश निर्देश तंत्र में है, उसके लिए अपन ने पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की इक्वेशन है वो फाइंड आउट की है, स्थिति, वेग और त्वरण की समीकरण निकाली हैं। तो जहां अपन ने देखा कि स्थिति का समीकरण आया r डैश इक्वल टू r माइनस v नोट t, और वेग का समीकरण आया v डैश इक्वल टू वेक्टर v माइनस v नोट, त्वरण का समीकरण आया a डैश इक्वल टू a। ये वाला निर्देश तंत्र है, इसके सापेक्ष गति स्थिति है वो परिवर्तित हो रही है, तो ये वाले समीकरण है वो समय आश्रित रूपांतरित समीकरण कहलाते हैं, क्योंकि निर्देश तंत्र s डैश है वो नियत वेग v से गतिशील है, वहां कण अपनी स्थिति है वो परिवर्तित कर रहा है। क्लियर? तो पहले वाले निर्देश तंत्र में क्या देखा था, पहले वाले निर्देश तंत्र में s डैश है वो स्थिर ही था, या r नोट विस्थापन पे इसके सापेक्ष रखा हुआ था, तो वहां अपने को समीकरण मिले थे, तीनों के तीनों इस फॉर्म के मिले थे। वहां अपने को समीकरण मिले थे r डैश इक्वल टू r माइनस r नोट एंड v डैश इक्वल टू v एंड a डैश इक्वल टू a। पहले वाले डेरिवेशन में अपन को इस फॉर्म के इक्वेशन मिले थे, और यहाँ देखो एक तो ये मिला, एक ये मिला और एक अपना ये मिला है, तो यहाँ कितने इक्वेशन एक जैसे आ रहे हैं, r डैश इक्वल टू r माइनस v नोट t, यहाँ r डैश इक्वल टू r माइनस r नोट, परिवर्तन है, स्थिति के समीकरण सेम नहीं है। यहाँ v डैश इक्वल टू v माइनस v नोट, यहाँ v डैश इक्वल टू v, पहले वाले में था ये रिजल्ट, यहाँ इसमें ये है, ये भी परिवर्तित है समीकरण, और ये a डैश इक्वल टू a। तो यहाँ अपन ने क्या देखा कि जब आपका निर्देश तंत्र गतिशील है नियत वेग v से, तब स्थिति और वेग तो परिवर्तित हो रहे हैं समय के सापेक्ष, बट त्वरण है वो सेम ही है, चाहे निर्देश तंत्र स्थिर हो या नियत वेग से गतिशील हो। क्लियर? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आओ अब इससे आगे पढ़ते हैं। आप साथ साथ नोट करते जाना, नोट्स बना लेना साथ साथ, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक भी कर दिया करो, देख के मत छोड़ा करो सीधा ही। आपकी इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई कोई आपको कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, तो 1 सेकंड का काम है आपका, लाइक तो कर ही दो और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो। अब इसके आगे का टॉपिक है निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। निश्चित कोण से झुके हुए
निर्देश तंत्रों में रूपांतरण। पीछे अपन ने देखा कि एक बार तो निर्देश तंत्र एस डैश है, वो एस के सापेक्ष कोई कांस्टेंट विस्थापन है आर नोट उस पे रखा हुआ था और स्थिर था। फिर देखा कि एक समान वेग से गतिशील है। अब अपने को देखना है कि निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण कैसे मिलेंगे। यह निर्देश तंत्र एस डैश है, वो निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष कोई निश्चित कोण लेगा और उस कोण पे झुका हुआ होगा, तो वहां अपने को रूपांतरण समीकरण किस फॉर्म के मिलेंगे वो कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Transformation in an inclined frame of reference। तो आओ इसकी डायग्राम को समझते हैं, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डायग्राम अच्छा सा बना लेना और अच्छे से समझ लेना। इसको थोड़ा मैं नीचे बनाती हूँ। ये वाला मेरा एस निर्देश तंत्र है, ये ओरिजिन है, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। ठीक, टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग काम करना है अपने को। निश्चित कोण से झुका हुआ है कोई निर्देश तंत्र, तो सबसे पहले तो अपन पार्टिकल पी ले लेते हैं। यहाँ कोई कण है वो पी है, उसके अब अपने को यहाँ द्विविमीय रूपांतरण देखने हैं। लिख लेना आप, यहाँ अपन द्विविमीय रूपांतरण पढ़ेंगे पहले, फिर त्रिविमीय पढ़ेंगे। 2D में काम करेंगे पहले तो, और फिर बाद में 3D में निकालेंगे। 2D में काम करेंगे यानी x और y दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए, z को एक बार अपन नहीं ले रहे, बाद में अपन 3D के लिए अलग से करेंगे। तो यहाँ मान्य मैंने है वो p के निर्देशांक x y एंड z ले लिए निर्देश तंत्र s के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ y अक्ष के समांतर ये दूरी है, y अक्ष के समांतर बिंदु P की दूरी है, वो मैंने स्मॉल y लिखी है। क्लियर? ये वाली स्मॉल y है तो ये वाली भी स्मॉल y होगी। ठीक, इसको मैंने बिंदु A नाम दे दिया। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना आप आराम से। फिर मैंने x अक्ष के समांतर जो दूरी है उसको मैंने दे दिया स्मॉल x से डिनोट किया। अब ये इतने डिस्टेंस स्मॉल x है तो ये भी स्मॉल x ही होगी, क्योंकि ये इसके समांतर ही तो है। अब ये स्मॉल y है, ये वाला बिंदु यहाँ है, इसको मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पॉइंट B नाम दिया है। S निर्देश तंत्र ये y एक्सिस था। ठीक, ये वाला बिंदु है उसको मैंने B नाम दिया, और ये वाला है उसको मैंने A नाम दिया। ये वाला S निर्देश तंत्र में अपना काम पूरा हो गया कि S निर्देश तंत्र है, उसमें कोई कण है बिंदु P पर है, उस P के निर्देशांक x, y एंड z हैं। तो y एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस है उसको मैंने स्मॉल y से प्रदर्शित किया। ये वाली स्मॉल y है तो ये वाली भी स्मॉल y होगी, और ये वाली स्मॉल x है तो ये भी स्मॉल x के इक्वल ही होगी, बिकॉज ये है उतनी तो यही है। ठीक, अब अपने को निर्देश तंत्र S डैश लेना है, जो कि इस S निर्देश तंत्र से किसी निश्चित कोण थीटा से झुका हुआ है। मान लिया कि वो अपना कोण है वो थीटा है, जिस कोण थीटा से S निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये S डैश निर्देश तंत्र है वो झुका हुआ है। ये x एक्सिस से x डैश एक्सिस थीटा कोण आगे है, तो y डैश एक्सिस है वो इस y एक्सिस से भी थीटा कोण आगे होगा। क्लियर? ये इस x एक्सिस से x डैश एक्सिस अपन ने थीटा कोण आगे लिखा है, तो इस y एक्सिस से ये y डैश एक्सिस है वो भी थीटा कोण आगे होगा। और अपने को इन दोनों निर्देश तंत्रों को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि S और S डैश हैं, इन दोनों के ओरिजिन है O एंड O डैश संपाती हो, और इनके Z एंड Z डैश एक्सिस हैं वो भी संपाती हो। फिर क्या करना है देखो,
अब जैसे मैंने x निर्देश तंत्र में बिंदु P से दूरी ली थी x एंड y, स्मॉल x एंड स्मॉल y, सिमिलर मेरे को यहाँ s डैश निर्देश तंत्र में भी तो लेनी होगी बिंदु P से डिस्टेंस। तो बिंदु P से यहाँ x डैश एक्सिस पे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर लंब डालो इस पे, ये तो वाइड स्मॉल वाइड डिस्टेंस। बिंदु P से मैंने यहाँ एक लंब डाला, बिंदु C मान लिया, ये y डैश एक्सिस के समांतर है ना, ये वाला y डैश एक्सिस के समांतर है, तो ये वाले डिस्टेंस आई y डैश। सिमिलर मेरे को क्या करना है, इस पे भी लंब डालना है, एक यहाँ भी डालो, ये वाला इस x डैश एक्सिस के समांतर है, ये वाली x डैश एक्सिस के समांतर है। मैंने इतनी डिस्टेंस है वो x डैश ली है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी x डैश होगी। क्लियर। अब ये वाला C बिंदु ले लिया, ये वाला मैंने बिंदु ले लिया D, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है मेरे को कि अब मैं यहाँ इस बिंदु A से यहाँ इस पर लंब डालूंगी। डायग्राम को समझ लेना अच्छे से कि सारा मिक्स न हो जाएगा, कहीं बाद में समझ नहीं आएगा। अब बिंदु A से मेरे को यहाँ इस पर लंब डालना है, तो आप लंब अच्छे से डालना कि 90 डिग्री एंगल बनता हुआ दिखे। मैंने यहाँ लंब डाला, यहाँ बिंदु है वो मैंने E नाम दिया इसको, और यहाँ जो बिंदु है वो मैंने F नाम दिया। क्लियर। यहाँ जो बिंदु है उसको तो मैंने E नाम दिया, और यहाँ जो बिंदु है उसको मैंने F नाम दिया। अभी तक मैंने क्या किया है वो फिर से समझो। दो निर्देश तंत्र लिए मैंने S एंड S डैश। सबसे पहले S पे काम किया। S निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P लिया जिसके निर्देशांक x, y एंड z हैं। इस बिंदु P से मैंने x एक्सिस पे लंबवत दूरी है वो y एक्सिस के समांतर है, उसको मैं स्मॉल y से प्रदर्शित किया। ये वाली डिस्टेंस स्मॉल y है तो ये वाले भी स्मॉल y ही होगी। क्लियर। फिर मैंने यहाँ x एक्सिस के समांतर जो डिस्टेंस है वो बिंदु P से ये स्मॉल x है, ये भी स्मॉल x ही होगी। ठीक। फिर क्या है कि निश्चित कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र कोई S डैश है, तो इस S निर्देश तंत्र से कोई थीटा कोण झुका हुआ निर्देश तंत्र S डैश है, जो कि S इसका S डैश का x डैश एक्सिस है वो S के x एक्सिस से थीटा कोण आगे है, तो यहाँ y डैश है वो y से भी थीटा कोण आगे होगा। ठीक। और इन निर्देश तंत्रों को इस तरह से एडजस्ट करना है अपने को कि इनके z एक्सिस हैं वो संपाती हो, z एंड z डैश दोनों के, और इनके ओरिजिन o डैश एंड o भी संपाती हो। ठीक। फिर मैंने बिंदु P से इस S डैश निर्देश तंत्र में दो डिस्टेंस x डैश एंड y डैश ली है, जैसे मैंने S निर्देश तंत्र में ली थी। यहाँ बिंदु P से x डैश एक्सिस पर लंब डाला जो कि y डैश एक्सिस के समांतर है, वे वाली डिस्टेंस है मैंने स्मॉल y डैश ली, ये वाली भी स्मॉल y डैश ही होगी, और यहाँ ये वाले डिस्टेंस स्मॉल x डैश ली तो ये भी स्मॉल x डैश ही होगी। क्लियर। अब अपने को रूपांतरण समीकरण निकालने हैं, तो आओ वो काम करते हैं। सबसे पहले एक एंगल और देख लो आप, ये वाला देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना OEA, ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये वाला एंगल 90 है, यहाँ ये भी 90 है, क्योंकि अपन ने यहाँ लंब डाला है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री है, ये वाला इतना थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बन गया, और यहाँ ये लंब पूरा 90 बन रहा है, यहाँ ये पूरा 90 बन रहा है, तो ये कितना बच गया, थीटा बच गया ना, ये थीटा बन गया। अब अपने को यहाँ ये भी 90 डिग्री बन रहा है। अब अपने को दो त्रिभुज काम में लेने हैं और रूपांतरण समीकरण निकालने हैं। सबसे पहले लो त्रिभुज OEA से, समकोण त्रिभुज OEA से, तो ये वाला आधार है, ये इसके लंब है, और ये है कर्ण। इसमें मैं लिख देती हूँ, आधार तो है OE, लंब है AE, एंड कर्ण क्या है OA। ठीक। आधार है OE, लंब है AE, कर्ण है OA। क्लियर। तो अब अपने को इन सब की वैल्यू निकालनी। अब अपने को वैल्यू चाहिए साइन थीटा की।
साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे लाल बट्टा कक्का से। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा करण। तो लंब बटा करण करो, लंब बटा करण, लंब क्या है ए ई, करण क्या है ओ ए। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू यहाँ इस त्रिभुज से देखो स्मॉल एक्स है, वैल्यू पुट कर लो इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स। यहाँ से मेरे को ए ई की वैल्यू चाहिए तो ये वाला एक्स इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक्स साइन थीटा। क्लियर। फिर कोस थीटा की वैल्यू निकालनी हो ऐसे ही तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटा करण। आधार क्या है ओ ई और करण क्या है ओ ए। तो ओ ई इक्वल टू क्या आया, ओ ए कोस थीटा, और ओ ए की वैल्यू क्या है स्मॉल एक्स। तो ओ ई इक्वल टू आया स्मॉल एक्स कोस थीटा। ठीक, यहाँ से अपने को ए ई एंड ओ ई की वैल्यू मिल गई। ये दो इक्वेशन है वो अपने काम आएगी आगे, ये आप नोट कर लेना। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ बिकॉज बोर्ड पे जगह है नहीं और मेरे को और भी काम करना है। तो अब मेरे को कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज का काम कर लिया, अब एक दूसरा त्रिभुज लगाना है। समकोण त्रिभुज ए एफ पी से। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कर्ण क्या है, आधार क्या है। ये वाला पी एफ है वो तो है लंब, देख सकते हो आप 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ। पी एफ तो है लंब, आधार है ए एफ है वो है आधार, और ए पी है वो है आपका कर्ण। देख सकते हो आप ए एफ पी से, ए पी तो है लंब सॉरी कर्ण, ए एफ है वो आधार और एफ पी है वो है लंब। तो इन सब की वैल्यू निकल। अब यहाँ से मेरे को सेम वही काम करना है। साइन थीटा की वैल्यू लाल बट्टा कक्का लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है पी एफ, कर्ण क्या है ए पी। अब वैल्यू देखो किसकी पता है अपने को, ए पी की वैल्यू पता है ना, ये वाली स्मॉल वाई थी, तो उस पी एफ की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो पी एफ इक्वल टू ए पी इसके मल्टीप्लाई में आएगा साइन थीटा के, ए पी इंटू साइन थीटा, और इस ए पी की वैल्यू है वो है स्मॉल वाई इंटू साइन थीटा। ये मिल गई अपने को पी एफ की वैल्यू। ठीक, इसको आप दे लेना समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब मैं नीचे वाले को रफ नहीं कर रही बिकॉज ये काम में आएंगे बाद में। और एक इक्वेशन और चाहिए अपने को, कोस थीटा की वैल्यू और निकालनी है। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए एफ और कर्ण क्या है ए पी। अब ए एफ की वैल्यू चाहिए तो ए पी इंटू कोस थीटा, और ए पी की वैल्यू क्या है स्मॉल वाई इंटू कोस थीटा। ये अपने को 4 इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इनसे ही काम करना है। तो आप बाकी तो सब रफ कर लो और ये 4 इक्वेशन है वो रख लो, वो मैंने रख ली। अब देखो डायग्राम से, ये जो एक्स डैश डिस्टेंस है, एस डैश निर्देश तंत्र में ली थी, यहां से बिंदु P से D तक की डिस्टेंस है एक्स डैश। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पूरे को मैं 2 भागों में तोड़कर लिख सकती हूँ, पी एफ प्लस एफ डी। पी एफ प्लस एफ डी लिख सकती हूँ, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। एक्स डैश डिस्टेंस है वो पी एफ प्लस एफ डी के इक्वल है। तो पी एफ की वैल्यू पता है क्या अपने को, कहीं भी पी एफ की वैल्यू है ना वाई साइन थीटा। ये डालो वाई साइन थीटा, समीकरण 3 से लिख लेना आप, समीकरण 3 से। और एफ डी की वैल्यू पता है क्या, एफ डी की वैल्यू तो अपने को नहीं पता, बट एफ डी है, एफ डी है वो इस ओ ई के जितना ही तो है। यहाँ डायग्राम में देखो एफ डी है इतना, वो इस ओ ई के जितना ही है। तो इस ओ ई की वैल्यू डाल लो यहाँ लिख लेना, एफ डी इक्वल है ओ ई के। तो ओ ई की वैल्यू क्या है एक्स कोस थीटा। ठीक, तो यहाँ से एक्स डैश इक्वल टू मिला एक्स कोस थीटा, मैं इसकी वैल्यू पहले लिख रही हूँ, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये तो अपने को एक रूपांतरण समीकरण मिल गया, ये निकालना था। ठीक, अब वाई डैश के लिए भी तो चाहिए, एक्स डैश के लिए तो आपने निकाल लिया, वाई डैश के लिए भी बताओ। तो अब वाई डैश के लिए मैं कहाँ करूँ,
मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ एक बार, है ना। AF इक्वल टू है y cos थीटा, ये वाली समीकरण 4 थी। अब अपने को y डैश की वैल्यू चाहिए, तो y डैश की वैल्यू कितनी है, देखो सबसे पहले तो इतनी है y डैश की वैल्यू, यही तो है y डैश की वैल्यू। इसको अपन कैसे लिखेंगे y डैश की वैल्यू को, y डैश इक्वल टू है, ये इतनी वैल्यू चाहिए अपने को, y डैश इक्वल टू है ये। तो इस पूरी में से मैं ये घटा दूं, ये वाली चाहिए, तो इस पूरी में से मैं इतनी घटा लूं, ये और ये तो एक जितनी है ना, ये भी y डैश ही है, इतनी है, ये इतनी की जितनी है। तो इस पूरी में से मैं ये वाली माइनस कर लूं तो मेरे को y डैश मिल जाएगा। तो y डैश इक्वल टू मैं लिखूंगी AF माइनस AE। अब AF की वैल्यू है क्या अपने पास, ये है ना y cos थीटा, डालो यहाँ से समीकरण 4 से डाल, नाम लिख लेना माइनस AE की वैल्यू तो नहीं है अपने पास, तो ये AE है वो किसके इक्वल है, देखो AE है वो इक्वल किसके है, एक्स साइन थीटा की वैल्यू कहाँ है, AE की वैल्यू पड़ी है ना समीकरण 1 से, डालो इसको एक्स साइन थीटा। तो y डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y कोस थीटा, यही दोनों समीकरण है वो अपने को निकालनी थी। समीकरण 5 व समीकरण 6 है वो झुके हुए निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको वाकई में कुछ सीखने को मिला होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।